नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर यूपी की बात। आज इस शो में हम बात करेंगे यूपी की बड़ी खबरों पर और इस चर्चा में मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ेंगे, जो बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और आज की पहली खबर है सीएम योगी की मीटिंग से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। उत्कर्ष, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी गई? देखिए, कुल ये मान के चलिए 30 मंत्री इस बैठक में शामिल थे। और पूर्ण रूप से, जैसा आपने भी कहा, ये बैठक सिर्फ इस बात को लेकर थी कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा सीटों पर, वो कैसे जीते जाएं। सरकार ने अपने लिए टारगेट बनाया है और ये टारगेट, वरुण, मैं आपको सच कहूं तो उस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई और कुछ मंत्रियों से हमने बात की, ऑफ रिकॉर्ड जो बात होती है, लेकिन उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा उपचुनाव कैसे जीते जाएं, इस पर बात हुई है। इसके अलावा कहीं कोई बात नहीं हुई, इसके अलावा किसी चीज पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। 3-3 मंत्रियों का पैनल बनाया गया है हर एक विधानसभा के लिए, और हर जी। एक विधानसभा पर ये जो 3 मंत्री होंगे, अब जब तक उपचुनाव नहीं हो जाएंगे, यानी पूरे चुनाव संपन्न नहीं होंगे, चुनाव की घोषणा तो बहुत दूर की बात, संपन्न होने तक की बात कह दी गई है, तब तक हर हफ्ते इन 3 मंत्रियों में से कम एक मंत्री जाएगा, कैंप करेगा उन विधानसभा क्षेत्रों में, और 2 रातें एक हफ्ते में बिताना है। यानी आप कम से कम 2 दिन 3 दिन वहां रहिए, 2 रातें जरूर बिताइए, लोगों से मिलिए, समस्याओं को सुनिए और उसके बाद ही एक रिपोर्ट दीजिए। एक सतही रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें जी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा में 4-4 5-5 विधानसभा आती है, और ये सबको पॉलिटिकल पार्टियों को पता होता है कि किस विधानसभा में वो लीड लिए, किस विधानसभा में वो पीछे रह गए। तो एक रिपोर्ट ये भी रखी गई कि जो विधानसभा वार विश्लेषण किया गया कि कहां पर हम आगे हैं, कहां पीछे हैं, और जहां काफी ज्यादा पीछे हैं वहां के लिए खास रणनीति क्या हो। अगर हम बात करें मंत्रियों की, खास तौर पर अगर आप कुछ नाम बताएं, तो मैं आपको कैबिनेट मंत्रियों के प्रभार बता देता हूं। राज्य मंत्रियों की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। मीरापुर विधानसभा के लिए अनिल कुमार, कुंदरकी से धर्मपाल सिंह, गाजियाबाद पर सुनील शर्मा, खैर से लक्ष्मी नारायण चौधरी, करल पर जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय, शीशामऊ पर सुरेश खन्ना, फूलपुर पर राकेश सचान, मिल्कीपुर पर सूर्य प्रताप शाही, और कटेरी पर स्वतंत्र देव सिंह और संजय निषाद, और मझवा पे अनिल राजभर और आशीष पटेल। ये वो मंत्री हैं जिनकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी है कि इन विधानसभा चुनावों के उपचुनावों से पहले आप वहां पर लगातार कैंप करते रहें, और ना करें तो जो राज्य मंत्री हैं वो करते रहें। घूम घूम कर ये तमाम मंत्री कैंप करेंगे, वहां पर लोगों से मिलेंगे, तमाम जो बातें हैं वो होगी। और इसके अलावा, जैसा मैंने आपको कहा, कि फीडबैक लिए जाएंगे, कोशिश की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। इन मंत्रियों को एक निर्देश और है, वरुण, वो ये कि जी। कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करिए। अगर कोई फीडबैक है, अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है, कुछ चाहिए, किन्हीं चीजों पर काम करना है, चुनावों की घोषणा यानी आदर्श आचार संहिता लगे उससे पहले अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी दिक्कत है, कोई जन सुविधा की मांग है, जरूरत है, तो उसको एड्रेस करिए। मतलब सरकार, मैंने जैसा आपको शुरू में कहा, ये पन्ने वाला जो टेस्ट होता है ना, कि स्कूलों में जो होता था एनुअल एग्जाम से पहले, 100 नंबर के पेपर से पहले अक्सर हमारे टीचर पन्ने पर 10 नंबर का एग्जाम ले लिए करते थे, जिसको हम पन्ना टेस्ट कहते थे, कि 10 नंबर की आप पन्ना टेस्ट दीजिए। ये एक पन्ना टेस्ट है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले, जो 3 साल बाद होने हैं, और सरकार इसमें से वही 8 में 10 या 10 में 10, उससे कम का टारगेट नहीं तय किया गया है। मतलब सरकार का यह मानना है कि अगर 5 सीटें भी आती हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, ये बराबरी की स्थिति हो जाएगी, तो उससे ज्यादा चाहिए, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल। अगली खबर भी बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को दिल्ली बुलाकर बात की। उपचुनाव की तैयारियों पर यह चर्चा की गई। उत्कर्ष, इस मीटिंग के बारे में और क्या जानकारी हमें अभी तक मिल पाई है? देखिए, कई सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर और कई अन्य प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश को लेकर ढेर सारे कयास, अटकलबाजियां, बहुत कुछ है जो चल रहा है। उन सब के बीच में एक जी। चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि हम थोड़ा सा तथ्यों पर बात करें। जो जानकारी बिल्कुल पुष्ट सूत्रों से हमारे पास आई है, हालांकि मैं वापस कहता हूं कि जब ऐसी बैठकें होती हैं, खासतौर पर जो वन ऑन वन बैठकें होती हैं, उस पर बहुत कुछ छन कर नहीं आता, उस पर कयास काफी ज्यादा लगाए जाते हैं। क्योंकि अगर जेपी नड्डा बैठे हैं, केशव मौर्य बैठे हैं, तो तीसरा व्यक्ति कौन है जो आपको बताएगा? तो ऐसे में जो निश्चित संभावनाएं हैं, जो एक एक्शन देखने को मिलता है, जो कुछ एक ऑफ रिकॉर्ड बातें होती है, उसके आधार पर जो बातें निकल कर आई, चाहे वो भूपेन्द्र चौधरी हो, चाहे केशव मौर्य हो, उनसे कहा गया कि अगर कोई डिफरेंसेस हैं,
अगर कोई दिक्कतें हैं, अगर कोई मनमुटाव है, तो उस पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए, क्योंकि अब पार्टी को तैयार होना है उपचुनावों के लिए। पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनावों की हार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती। हमने देखा था पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में उपचुनाव हुए थे और 13 में से करीब 10 सीटें विपक्षी गठबंधन ने एक साथ मिलकर जीती थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बैकफुट पर थी। भारतीय जनता पार्टी को लगातार सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि देखिए ये उसी क्रम में आप लगातार हार हो रहे हैं, और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में जहां पर पार्टी ने बहुत बड़ा झटका खाया है और उसके बाद अगर ऐसी कोई बात आती है, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसका मोरल बहुत हाई है। हर ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है लगातार अटैक हो रहे हैं। वहीं तीसरा पक्ष जो बीएसपी का है वो भी खुल गया है। ऐसे में अगर उपचुनावों में पार्टी को सफलता नहीं मिली तो विपक्ष और ज्यादा हावी होगा, और इसलिए कहा गया है कि जो पूरा का पूरा फोकस है वो आप उपचुनावों पर करिए। करीब 1 घंटे केशव प्रसाद मौर्य मिले थे और करीब इतना ही वक्त यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया था। सार्वजनिक बयानबाजियों से बचने की बात कही गई, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कल रात को मुलाकातें हुई, आज पूरे दिन जो तमाम बड़े शीर्षस्थ नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था नहीं, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे भूपेन्द्र चौधरी हो, या राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कोई भी एक नया बयान नहीं आया है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा एक चर्चा और है जो आज हो रही है, और उस पर एक चीज हमको जो देखनी होगी, जिस पर हमको बात करनी होगी वरुण, वो है कि क्या उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी तरीके का बदलाव हो सकता है? क्या संगठन के स्वरूप में कोई बदलाव की बात है? ये एक ऐसी संभावना है जिस पर बातचीत जरूर हुई है, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, और उसका एक कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सिस्टम है उसके हिसाब से जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं उससे पहले तमाम प्रदेशों में जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके चुनाव होने जरूरी होते हैं, भले ही वो एक्सटेंड हों या बदले जाएं, लेकिन वो चुनाव होते हैं, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश संगठन में बदलाव होगा, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन में बदलाव होने की बात कही जा रही है, तो उसमें बदलाव किस तरीके के हो सकते हैं? जितिन प्रसाद से लेकर कई ऐसे विधायक हैं जो केंद्र में अब चले गए हैं, जो सांसद हो गए हैं, तो मंत्रिमंडल में रीशफल और एडजस्टमेंट उसको लेकर भी फीडबैक मांगा गया, और केशव मौर्य हो चाहे भूपेन्द्र चौधरी, उनसे कहा गया, जो एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है भाजपा में कि अगर चुनावों में किसी ने इतनी विषम परिस्थितियों में बेहतर काम किया तो क्या उनको इनाम दिया जाए और सरकार का हिस्सा बने। तो थोड़ी चर्चा उस बारे में भी हुई है, लेकिन मूल यही था कि फोकस अब 10 उपचुनावों पर करना है। बिल्कुल, 10 उपचुनावों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज में साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने पैतृक गांव बहादुर नगर के आश्रम में पहुंचे। यहां पर भोले बाबा के साथ उनके अधिवक्ता एपी सिंह भी पहुंचे। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। आश्रम के बाहर सेवादारों का कड़ा पहरा है। उत्कर्ष, ये जो बाबा हैं, ये इन पर कोई एक्शन का कोई सूचना, किसी प्रकार का कोई नया अपडेट हाथरस केस में, कोई जानकारी आपके पास? बयानों की जानकारी मैं आपको जरूर दे सकता हूं वरुण, कोई एक्शन नहीं हो रहा, और इस बात से निश्चिंत होकर ही बाबा साकार हरि अगर कहीं ट्रेवल किए, देखिए अब तक तो एक तरीके से वो लापता थे, वो मिल ही नहीं रहे थे, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं था। अगर वो एक जगह आए हैं, एक आश्रम आए हैं और रुक कर आए हैं, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बाबा साकर हरि से कुछ लोगों की बात हुई है, 2-3 बयान जिनकी जानकारी मेरे पास है, अगर मैं आपको वो बताऊं, और जब मैं उन बयानों को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि इस तरीके के बयान क्या सच में दिए जा सकते हैं, लेकिन जो पुष्ट सूत्र हैं, और बिल्कुल पुष्ट सूत्र हैं, मतलब मैं खुद इस खबर को कंफर्म कर सकता हूं, बाबा साकर हरि ने जो शब्दशः कहा है, उन्होंने कहा है कि खास तौर पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वकील एपी सिंह की सलाह पर जो तमाम लोग जो स्वास्थ्य लाभ है उसको लेने के लिए यहाँ पर आया हूं। उनके वकील एपी सिंह ने भी ये बात कही कि बाबा साकर हरि को स्वास्थ्य लाभ चाहिए और इसलिए वो वहां पर आए हैं, वहां उनको परेशान न किया जाए। इसके अलावा बाबा साकार हरि के जो शुरुआती बयान सामने आ रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही है कि उन्होंने आश्रम पहुंचकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो जो तमाम लोग हाथरस हादसे में एक तरीके से पीड़ित हैं, जो मारे गए उनके परिवार वालों से जुड़िए, उनके साथ सहानुभूति जताइए। इसके अलावा एक ऐसा बयान जो मुझे लगता है जैसे ही सार्वजनिक होगा वो शायद विवादों का केंद्र बन सकता है उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश में। बहुत अजीब ये बयान है, मतलब मैं इसको संवेदनहीन बयान कहूंगा। बाबा साकार हरि ने, और मैं कोट कर रहा हूं, होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है।
और वरुण, ये एक ऐसा बयान है ना जिस पर, जैसा मैंने आपको कहा कि आगे विवाद होगा। ये जैसे ही बयान सार्वजनिक आता है बाबा साकर हरी ने, लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूं कि अपने कुछ लोगों के बीच में ये बात शब्दशः कही है, ये बयान दिया है, और अब इस बयान के आधार के बाद, और जैसा उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, एक मेडिकल स्टैंड, कि एपी सिंह जो उनके वकील हैं, उनके जरिए जो जानकारी आई वो ये कि अब बाबा साकर हरी में एक मेडिकल स्टैंड लिए कि उनको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, इसलिए वो आए हैं। वो बोल रहे हैं कि जो कानूनी ट्रायल होगा हम उसका सामना करेंगे। लेकिन जो पहली बातचीत करने की कोशिश की गई वहां बाबा के आश्रम पर, और पहला रिएक्शन पूछा गया कि इतना बड़ा हादसा हुआ, आपका क्या कहना है, और जो उन्होंने कहा शब्दशः मैंने आपको बताया कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया उसे जाना है। और ये बेहद ही संवेदनहीन बयान है, और जैसे ही वो सार्वजनिक होगा मुझे लगता है हम भी वो रिपोर्ट अमर उजाला उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। वरुण, बिल्कुल। मैं इस बीच अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि एक इंटरव्यू आ चुका है बाबा साकार हरी का। थोड़ी देर में अमर उजाला उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर वो इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कुंडा के भद्री महल में हाउस अरेस्ट किए गए जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदुओं का दमन कर रही है। उत्कर्ष, ये क्या मामला है और इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है? जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं वरुण, उनके लिए नया मामला नहीं है। मतलब ये बड़ी अजीब सी एक बात है, और मैं आपको करीब 10 साल पहले का एक उदाहरण बताता हूँ। 2015 की एक मैं बात बताता हूँ। 2015 जी। में हमारे पास एक जानकारी आई थी कि राजा भैया के पिता, और जिनको बद्री नरेश भी कहा जाता है क्योंकि वो जो बद्री रियासत है उसके राजा माने जाते हैं, उदय प्रताप सिंह, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, या उनको घर पर नजरबंद कर लिया गया। और जैसा हम थोड़ी देर पहले तस्वीर में देख भी रहे थे कि वो बिल्कुल अपने उस राजमहल पे घर पर बैठे होते हैं, और आसपास ये जो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं कि पुलिस लगी होती है, और वो वहां जी। बैठे रहते हैं। उनको कोई हवालात नहीं ले जाया जाता है, उनको बस एक तरीके से नजरबंद कर लिया जाता है। ये पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कुंडा में हो रहा है, बद्री में हो रहा है, प्रतापगढ़ में हो रहा है। दरअसल होता ये है कि जब जब मुहर्रम के जुलूस की बात आती है, तब जो उसका रास्ता बनता है, उसकी कई सारे रास्ते ऐसे हैं जो कि बद्री रियासत के जो जमीन है वहां से होकर जाती हैं। और उदय प्रताप सिंह इस बात को अलाउ नहीं करते, इस बात की इजाजत नहीं देते कि जो मुहर्रम के जो ताजिए हैं और जो उसके बाद जो पूरा जुलूस है, मातमी जुलूस है, वो वहां से होकर निकले, और वो उन रास्तों पर किसी तरीके का अवरोध पैदा ना करें, इसके लिए उनको हमेशा नजरबंद कर लिया जाता है कि वो कोई निर्देश अपने लोगों को ना दे सके और कोई विवाद ना उत्पन्न हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बार जब वो बैठे और इस बार मीडिया उन तक पहुंच सकी, बात हुई, तो उन्होंने वही कहा जो आपने बताया था। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से हिंदू समाज, और उन्होंने ये शब्द कहा कि हिंदू समाज के लोग अगर नहीं जागे तो हम मिट जाएंगे। कई उन्होंने हवाला दिया कि दुनिया के कई देशों में जैसे हो रहा है कि वहां पर जो सामाजिक इक्वेशन है, जो समीकरण है वो बदले हैं, वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर है, उसके बावजूद हिंदुओं की सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इसी तरीके के रवैये के कारण कि जहां हमको अपने त्योहारों पर या अपने पर्वों पर, और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, नवरात्र से पहले, गर्मी की नवरात्र से पहले, या गुप्त नवरात्रि उसको कहा जाता है शिवरात्रि से पहले। तो इस दौरान वो जो कार्यक्रम करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे उनकी भी अनुमति नहीं मिल रही, और इसी कारण से उन्होंने ये ठीक रात तक फोड़ दिया कि लोकसभा चुनावों में सीटें कम हुई हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ चीजें बड़ी अजीब है। आपको पता है कि हर साल इस तरीके का विवाद उत्पन्न होता है, तो एक ऑल्टरनेट रूट क्यों नहीं तय कर लिया जाता है जो कि बद्री रियासत से होकर ना निकले, या उन रास्तों से होकर ना निकले जो कि बद्री रियासत की अपनी निजी संपत्तियां हैं। आप रास्ता वहीं से बनाते हैं, फिर आपको विवाद का डर रहता है, और फिर आप ये नजरबंद करते हो। इस तरीके के बयान जब आते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो करते भी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको इस तरीके से कंट्रोल करनी पड़ रही है। और उदय प्रताप सिंह की अब जो उम्र हुई है, उस उम्र के बाद जब वैसा व्यक्ति आपको ऐसे बयान देते दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अजीब लगता है। और इसलिए मैंने आपको उस उदाहरण से, उस कहानी से बात शुरू की कि 10 सालों से, 2015 से तस्वीर तो मैं ही देख रहा हूं कि हर साल जब जब मुहर्रम का मातमी जुलूस निकलेगा, आप बद्री नरेश, उदय प्रताप सिंह को इस तरीके से नजरबंद होते देखेंगे। अब ये क्रम तोड़े ना तोड़े, इसके लिए मुझे लगता है, जो हम टीचरों के मामले में भी कहते थे, संवाद बहुत आसान जरिया है, लेकिन संवाद ही स्थापित नहीं हो पा रहा है वरुण। ठीक है, संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। संभल में परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षक और शिक्षिका एक दूसरे को बहनजी और गुरुजी कहकर संबोधित करेंगे। छात्रा छात्रों को भैया बोलेंगी, जबकि छात्र छात्राओं को दीदी कहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने इस आशय का एक आदेश जारी कर दिया है।
उत्कर्ष, इस आदेश की बहुत चर्चा हो रही है। सवाल मेरा ये भी कि ये केवल संभल में ही हुआ है या कहीं और भी इस तरह के आदेश हुए हैं? नहीं, चूंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है तो उनके अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में ही या उनके अंतर्गत जो एक तरीके से जहां जहां उनका प्रशासन है वहीं पर इस तरीके से हो सकता है। तो संभल के जो परिषदीय विद्यालय हैं वहीं पर ये होगा। कुछ और दिलचस्प पहलू हैं इस ऑर्डर के, जैसे आपने शुरू में बताया, चलिए मैं उनको बताता हूँ। कहा जी। गया कि जब अभिवादन होगा, खासतौर पर छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में यानी टीचर्स के बीच में भी, तो वो आपस में एक दूसरे को नमस्ते या जय हिंद बोलेंगे। जूते बाहर उतार कर आना होगा। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म है, सरकार वो यूनिफॉर्म देती है, प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है। लेकिन अब ये कह दिया गया कि जो शिक्षक हैं वो जीन्स टी शर्ट पहनकर विद्यालय नहीं आएंगे, भारतीय परिधान पहनकर आए। जब ये भी लिखा गया कि जब कोई निरीक्षण होगा तो कोई भी अधिकारी प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, शिष्टाचार के साथ बातचीत होगी और उसी से जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद जो कोट है उसमें कहा गया है कि बेहतरीन शिक्षण कार्य हो सके इसके लिए पत्र जारी किया गया है। लेकिन इसका कारण एक ये भी बताया गया है कि इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और एक दूसरे का सम्मान लोग ज्यादा करेंगे। लेकिन मैं वापस आपको बोलता हूं कि जब इस तरीके के फैसले आते हैं जहां पर हम ड्रेस कोड जैसी चीजें देखते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा सांस्कृतिक समावेश की बात करते हैं, अमूमन उसको लेकर एक बहस छिड़ती देखते हैं और ये आदेश जैसे जैसे ज्यादा सार्वजनिक होता जाएगा, मुझे लगता है कि शायद एक विवाद का कारण बन सकता हो, खासतौर पर इसके दो क्लॉजेस कि एक, जी। आप सबको किस तरीके से देखेंगे, वो वाली बात, और उससे ज्यादा जो गणवेश को लेकर, यूनिफॉर्म कोड को लेकर एक बात कही जाती है। हमने देखा है दुनिया में कहीं भी जब पहनने की आजादी पर, और इस देश के ही कई सारे हमने ऐसे ऑर्डर देखे कि पहनने की आजादी पर जब कोई रोक लगती है तो विवाद का कारण बनता है। फिलहाल कोई ऐसा विवाद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आदेश में कई ऐसी चीजें हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं, और दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अमूमन नहीं होती हैं कि आप अभिवादन में जय हिंद कहिए, नमस्ते कहिए, जूते उतारिए। तो ऐसे में अब ये जो आदेश है जब उसका पालन होने लगेगा और वो तस्वीरें आएंगी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जो शायद किसी विवाद का या ज्यादा चर्चा का कारण बने और उसके बाद उनमें किसी तरीके के संशोधन की आवश्यकता भी आगे पड़े। वरुण, बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे विग्रह दबे होने के मामले में एएसआई ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। मामले में अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी। उत्कर्ष, ये कौन सा मामला है और एएसआई ने इसमें क्या कुछ कहा है? देखिए, देवकीनंदन ठाकुर हैं, उन्होंने ये पूरा मामला दायर किया था और इस मामले में उसके बाद भी जैसे हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सर्वे कराने की बात कही जाती है। तो ये कहा गया था कि जामा मस्जिद, और जैसा एक विवाद चलता आ रहा है कई सारे धार्मिक क्षेत्रों को लेकर कि जो जामा मस्जिद है आगरा की, उसके बारे में भी, जैसा ताजमहल को लेकर हमने एक विवाद देखा था कि वो ताजमहल नहीं है, उसको लोग, कई लोग तेजो महल जैसी संज्ञा या ऐसे नाम देते हैं। वैसे ही कहा गया था कि जो पूरी जामा मस्जिद है वो दरअसल एक ऐसे स्थान पर बनी है जहां पर हिंदू स्ट्रक्चर था। उस पर ये बताया गया कि वहां पर पूरा का पूरा हिंदू स्ट्रक्चर है, और अगर ईश्वर की बात कर ली जाए तो ये कहा गया कि उसमें नीचे रामा वल्लभ के विग्रह दबे हुए हैं और सीढ़ियों के नीचे ये विग्रह हैं। इसीलिए 15 मार्च को जीपीआर सर्वे का एक एप्लीकेशन दिया गया था। अब उसमें जैसा आपने कहा कि एएसआई की ओर से जो सुनवाई है, जो अपने पक्ष है, वो रख दिया गया है। अब एएसआई ने जवाब दाखिल किया है, सर्वे को लेकर एक फैसला आना है। एएसआई का जो जवाब होगा उस आधार पर होगा, जैसा हमने बनारस में भी देखा था, क्योंकि उसके भी बहुत डिटेल नहीं आई है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि टेक्निकल सर्वे को लेकर प्रार्थना पत्र की बात है कि अब टेक्निकल सर्वे हो, जैसे बनारस का केस अगर हम याद करें तो वहां पर एएसआई ने कह दिया था कि बिना अगर आपको कोई अंश लिए कोई खुदाई करने बिना अगर आपको सर्वे करना है तो वो किस मेथड से हो सकता है, उससे कितनी इंफॉर्मेशन है जो फॉल्स और ट्रू मिलेगी, यानी कितनी एक्यूरेसी होगी, ये तमाम तरीके के टेक्निकल जवाब होते हैं जो रखे जाते हैं। अब इस पर 31 जुलाई को सुनवाई होनी है। 31 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके बाद कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि वो किन तरीके से इस पूरे सर्वे को आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें एक कारण और है कि क्यों एएसआई के जवाब और उसके बाद कोर्ट का रुख बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि ये जो पूरी की पूरी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद को लेकर ये है कि वो एएसआई के अधीन
संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है, तो यहाँ पर किसी तरीके की तोड़-फोड़ बहुत आसानी से नहीं हो सकती कि आप सीढ़ी के कोई हिस्से को तोड़ दीजिए, वहां से सैंपल कलेक्ट कर लीजिए और उसको फिर बना दीजिए। जब इस तरीके के राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक होते हैं, संरक्षित स्मारकों का मतलब ही हो जाता है कि उनको आपको संरक्षण देना है, आप उसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते। इसीलिए एएसआई ने इसमें एक टेक्निकल जवाब दिया है कि अगर सर्वे की आवश्यकता पड़ती है या सर्वे का आदेश आता है, तो वो किस मेथड से, किस प्रणाली से सर्वे कर सकता है और वो कितनी एक्यूरेसी, उसमें कितनी जानकारी मिल पाएगी। अब कोर्ट अगर उस प्रणाली और उस जानकारी से संतुष्ट होता है, उसको लगता है कि नहीं इतनी पर्याप्त होगी आगे बढ़ने के लिए और इस पूरे मामले को सुनवाई करने के लिए और साक्ष्य जुटाने के लिए, तो फिर जो भी फैसला आएगा वो 31 जुलाई को देखना होगा। वरुण, बिल्कुल। अगर आप यूपी में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस या मारुति इन्विक्टो एमपीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं और हाइब्रिड कारों पर मिलने वाले टैक्स छूट का फायदा उठाने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। उत्कर्ष बताएंगे कि हमारे दर्शकों को कौन सी बातें जानना जरूरी है जो यूपी में हाइब्रिड कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। उत्कर्ष। वरुण, हमने बात भी की थी कुछ दिन पहले और बड़ी दिलचस्प खबर थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल राज्य में बेचे जाने वाली हाइब्रिड कारों पर जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, पंजीकरण शुल्क लगता है, वो नहीं लगाने की घोषणा की थी और उसका मकसद ये था कि क्लीन मोबिलिटी यानी कि स्वच्छ पर्यावरण और पर्यावरण को फायदा देने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी बिक्री में बढ़ोतरी की जा सके। अब इसमें कई सारी कंपनियां हैं जिन तक ये संदेश पहुंचा था और जिनके जरिए या वो कंपनियां भी अपने मार्केट को लेकर आती और लोग फायदा करते। अब उस पर एक बात यह आई थी कि टोयोटा, मारुति, होंडा जैसी कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत ये आई है कि कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं, क्योंकि जो एक और दिशा निर्देश है, दरअसल दो निर्देश आपस में टकरा गए। तो यूपी सरकार का वो आदेश जिस पर हमने कहा रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा, दूसरा कि एक फेम 2 का दिशा निर्देश है जिसमें कहा गया था कि 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों को सब्सिडी के योग्य नहीं माना जाएगा, उनको लग्जरी माना जाएगा। और उसके कारण ये दिक्कत अब आ रही है कि यूपी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इनोवा हाईक्रॉस और इनविक्टो हाइब्रिड जो कारें हैं वो इस आदेश से बाहर हो जाएंगी। अब जो गाड़ियां हैं जिसमें बड़े ब्रांड हैं जिनके की इस तरीके के वर्जन मौजूद हैं, वो अगर हम हाइब्रिड वर्जन की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर एसयूवी है, मारुति की ग्रैंड विटारा है या होंडा सिटी हाइब्रिड है, इन मॉडलों को ही फायदा होगा, बाकी को फायदा नहीं होगा। उसका बहुत सिंपल कारण है कि एक जो दूसरा दिशा निर्देश है फेम 2 का, वो ये कहता है कि 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की जो गाड़ियां हैं उस पर आप सब्सिडी नहीं दे सकते, उसको एक तरीके से लग्जरी माना जाता है। और जो बेहद सुविधाजनक चीजें हैं उस पर सब्सिडी नहीं मिलती, क्योंकि सब्सिडी का पूरा आशय ये है कि जो जरूरत की चीजें हों, जिससे अधिकतर फायदा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को मिलता दिखाई दे कि हाँ, अगर कोई चीज पहुंच में नहीं आ रही है और सरकार को वो चीज लोगों तक पहुंचाने से फायदा है तो वो फायदा हो। लग्जरी कारों के साथ ये एक बात है कि जो व्यक्ति, ये माना जाता है आमतौर पर कि जो व्यक्ति 20 लाख रुपए खर्च करके कोई कार खरीद सकता है, तो 20 लाख रुपए से कुछ ज्यादा की कीमत पर उसको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहां 5-10 लाख रुपए, वो जो एक हम बोलते हैं ना मिडिल क्लास, और एक जो साल भर की उसकी सीटीसी या इनकम है उसके बराबर कीमत की वो कोई कार सोच रहा है, उसमें अगर कुछ छूट सरकार देगी तो वो शायद प्रोत्साहित होगा ऐसी कारों को खरीदने के लिए। 20 लाख रुपए से ऊपर ये माना जा रहा है कि जिनको वो गाड़ियां खरीदनी होंगी वो इतने शक्तिशाली होंगे आर्थिक तौर पर कि वो वैसे भी खरीद लेंगे। आप छूट से कोई बहुत बड़ा प्रलोभन देकर बहुत ज्यादा बिक्री नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश थे वो आए थे, और दो दिशा निर्देशों का अगर कंक्लूजन निकालें तो जो एक क्लॉज बनता है वो ये कि सब्सिडी तो मिलेगी लेकिन 20 लाख से सस्ती हाइब्रिड कारों पर। और ऐसे में दो कारें या दो मॉडल ऐसे हो जाते हैं जो इस योजना से बाहर अपने आप स्वस्फूर्त अपनी कीमतों के कारण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए रुक करते हैं आखिरी खबर का। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उत्कर्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में थी और इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा? ट्वीट किस बारे में था? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो इस बात को लेकर थी कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे थे और लगातार अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अलग अलग जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं, चाहे वो लोहिया वाहिनी हो या फिर युवजन सभा हो, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हो, इन सबको विधानसभा वार तैनात किया जा रहा है 10 विधानसभाओं में। तो समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन चूंकि वहां पर प्रेस मौजूद थी और जैसा हमने शुरू में भी कहा अपनी खबरों पे कि उत्तर प्रदेश में अचानक से कुछ कयास सरकार को और संगठन को, भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर लगने लगे हैं। स्वाभाविक रूप से इनसे जुड़े सवाल भी अखिलेश यादव से पूछे गए और अखिलेश यादव ने सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश भाजपा पर खूब वार किए। मतलब उन्होंने कहा कि सरकार में स्टेबिलिटी की कमी है, स्थायित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग आपस में लड़ रहे हैं
और उसके बाद इस बीच में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान आया था। उस बयान पर उन्होंने वापस एक यूं कह लें कि वार पलटवार जो चल रहा था वो लगातार चलता रहा। उन्होंने ये भी बोला कि इस वक्त सरकार में जिस तरीके की स्थिति बन गई है उससे आम लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं, आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो अमूमन एक तंज कसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो सिर्फ अटवल चल रही है, और यही शब्द मोटा मोटा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर खींचतान चल रही है, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग अपनी सरकार को, उन्होंने कहा कि इस वक्त ऐसा हो गया है कि उस पूरी ट्रेन के डब्बे आपस में टकरा रहे हैं और ये स्थिति ठीक नहीं है। इसके साथ जो उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा कि ये हार और हताशा की बात है। पीडीए का जिक्र वो अक्सर करते हैं। उन्होंने वो भी कहा कि ये पीडीए की ताकत का परिणाम है और ऐसे में वो जो एक आश्वासन अपने कार्यकर्ताओं को देते दिखाई दे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन कार्यकर्ताओं के बीच में भी थी जो वहां पर उन दिशा निर्देशों को लेने आए थे। उन्होंने कहा कि 10 उपचुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। तो जो एक स्थिति बन रही है, जो एक कयास का दौर बन रहा है, अखिलेश यादव ने इस अवसर का पूरा एक तरीके से आपका फायदा उठा रही है। उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के अंदर रिफ्ट चल रहे थे, जब हमने देखा था कि शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव वो खुलकर रार दिखी थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी के भीतर और सरकार के भीतर इस तरीके से अलग अलग गुट होने की बात करती थी। वैसे अखिलेश यादव एक कमेंट शुरू में लगाते रहे थे कि सरकार में कई सारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बोलने वाले मंत्री हैं। वो संगठन मंत्रियों को भी कहते थे, क्योंकि यही इसी तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते थे। तो जो विपक्ष में होता है वो सरकार को एक इस भूमिका में उत्तर प्रदेश में जरूर रखता है कि देखिए यहाँ पर अनिर्णय की स्थिति है, और अखिलेश यादव मोटा मोटा वही तस्वीर रख रहे थे। वरुण, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, आपने तमाम जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। उम्मीद है तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। चलते चलते दर्शकों को ये बता दें कि अमर उजाला के उत्तर प्रदेश चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।